दोस्तों, अडानी के साम्राज्य को लेकर भले ही हमारे देश की महान मीडिया ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन विदेशी मीडिया में क्या कुछ लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है, उसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जिस मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी सच्चाई के साथ खबर दिखाए, वो मीडिया अपने जिम्मेदारियों से कैसे पलड़ा झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो तो इस पर लीपापोती करने में लगा हुआ है, अडानी के साम्राज्य को बचाने में लगा है, दलील दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसा है, नेहरू गांधी को कोसने में लगा है। क्योंकि जिस मीडिया पर आप भरोसा करते हैं, जिस चैनल को आप देखते हैं, वो चैनल इस खबर को तवज्जो तक नहीं दे रहा है, दिखा तक नहीं रहा है, लोगों को बता तक नहीं रहा है कि आखिर अडानी पर इतना बड़ा गाज कैसे गिरा। सरकार से सवाल तक नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ मुट्ठी में है। दोस्तों, जिस अडानी एम्पायर पर खतरा मंडरा रहा है, वो एम्पायर कब ढह जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे साहब भी अब इस गारंटी को लेने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना फायदा मित्र को हुआ था, वो सारा घाटा एक एक कर दिखाई दे रहा है। जितना दौलत, जितनी प्रॉपर्टी, हर एक चीज, सरकारी संपत्ति लीज पर दी गई थी, वो सब कुछ एक एक कर सामने आ रहा है कि कैसे जो है अडानी एम्पायर घाटे में जा रहा है। और साफ तौर पर सब कोई चुप है, सब कोई खामोश है। भले ही देश की जनता का पैसा डूब जाए, अरबपति लेकर भाग जाए, फरार हो जाए, लेकिन बोलना उफ तक नहीं है। दोस्तों, अब विदेशी मीडिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो पेडिग्री मीडिया टुकड़े अपनी झोली में भरने के लिए लगी पड़ी है। क्योंकि इनको अपने आप से मतलब है, अपने बैंक बैलेंस से मतलब है। बाकी भाड़ में जाए, आम जनता, आम आदमी, उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अडानी समूह ने बुधवार शाम को भारतीय बाजार में उतारा अपना एफपीओ, जी हां, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वापस ले लिया। अडानी खुद सामने आए और कहा कि हम जो एफपीओ है वो वापस ले रहे हैं, और कहा कि निवेशकों को इसमें लगाए गए सभी पैसे वापस किए जाएंगे। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। इस तरह की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने यह तय किया है कि इस एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक तौर पर गलत होगा। निवेशकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उन्हें हम किसी भी तरीके से संभावित नुकसान से बचाना चाहेंगे। ऐसे में बोर्ड ने इस एफपीओ के साथ आगे ना बढ़ने का फैसला किया। कंपनी ने कहा कि एक बार बाजार में ठहराव आ जाए, उसके बाद कंपनी अपनी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटजी पर फिर से विचार करेगी। लेकिन जो स्थिरता है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। बुधवार को तो आपने देखा ही, लेकिन गुरुवार को भी उथल पुथल मचता हुआ नजर आया, और शुक्रवार होते होते तो और भारी गिरावट शेयर में देखने को मिली। बुधवार को देश की संसद में बजट सत्र चल रहा था और सवेरे से शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही थी। लेकिन रात होते होते अडानी का एफपीओ वापस लेने की खबर से जैसे बाजार में तहलका सा मच गया हो। गुरुवार को यह खबर भारतीय अखबार में तो छाई रही, प्रमुखता के साथ नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी अडानी एंटरप्राइजेज में आए भूचाल की खबर को काफी प्राथमिकता से छापा है। दोस्तों, तवज्जो देकर छापा है। अधिकतर मीडिया रिपोर्ट्स में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के इस फैसले को हैरानी से देखा जा रहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि भारत के अरबपति अडानी के समर्थन में आए थे, और अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ी एक कंपनी ने भी ऐसे वक्त में कंपनी में निवेश की घोषणा की थी। लेकिन ये सब धरी की धरी रह गई जब अडानी के शेयर्स कमजोर होने लगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस पूरे मामले को लेकर अडानी के लिए एक बड़ा झटका करार दिया और कहा कि अडानी समूह का ये एफपीओ 2.5 अरब डॉलर मूल्य का, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का था। एजेंसी ने न्यूयॉर्क स्थित ओएनडीए ब्रोकरेज कंपनी के एक वरिष्ठ बाजार विश्लेषक एडवर्ड मोया के हवाले से ये खबर छापी और कहा कि अडानी कंपनी को करारा झटका लगा है। ऐसे में एफपीओ वापस लेना हैरानी वाली बात होगी। ये एफपीओ ये दिखाने की कोशिश थी कि कंपनी अभी भी भरोसेमंद बनी हुई है और निवेशकों के लिए इसमें निवेश फायदे का सौदा है। एडवर्ड ने रॉयटर्स से यह भी कहा कि शेयर बाजार में एफपीओ उतारने जैसा, उसे बचाने के लिए इतनी मुश्किलों से गुजरना और फिर उसे आखिरी घड़ी में रद्द कर देना कई तरह के और सवाल खड़े करते हैं। हालांकि एजेंसी ने जब इस पर ट्रेंडिंग कंपनी
क्रॉसीज कैपिटल सर्विसेज के मुख्य आधिकारिक राजेश बहटी से बात करनी की चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि कम वक्त में बाजार किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये कदम कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए लिया गया क्योंकि निवेशकों को शेयर ऑल्ट हो उससे पहले ये 30% के नुकसान में जा रहे थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि ये एफपीओ कंपनी के लिए 2 स्तर पर महत्वपूर्ण था। पहला तो ये कि कंपनी पर कर्ज कम करने के लिए ये जरूरी था। दूसरा, कई जानकार मानते हैं कि ये कंपनी पर निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कवायद शुरू की गई थी। दोस्तों, 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप को सौंपी थी। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री जारी की थी। 26 जनवरी 2023 को अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। कंपनी ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार कर रहे हैं और हिंडनबर्ग पर कार्रवाई करेंगे। 26 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने फिर से उनके इस कार्रवाई वाले जवाब पर अपना रिपोर्ट पर कायम रहने को कहा और कहा कि वो अपनी तमाम रिपोर्ट पर कायम है और कानूनी कार्रवाई से वो नहीं डरते, इसका स्वागत करेंगे। 27 जनवरी 2023 को अडानी ने 2.5 अरब डॉलर का एफपीओ बाजार में उतारा, लेकिन 30 जनवरी होते होते इस दिन तक एफपीओ को केवल 3% सब्सक्रिप्शन मिला था। इसी दिन अबू धाबी की कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा था कि वो अपनी सब्सिडरी ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आरएसी लिमिटेड के जरिए अडानी के एफपीओ में 40 करोड़ रुपए डॉलर का निवेश करेगी। 31 जनवरी 2023 में एफपीओ की बिक्री इस दिन बंद होनी थी। इसी दिन खबर आई कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पर सज्जन जुंदल और सुनील मित्तल समेत कुछ जाने माने भारत के अरबपतियों ने कंपनी के 3.13 करोड़ शेयर खरीदने के लिए बोली लगाई थी। 31 जनवरी 2023 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने के लिए गौतम अडानी हाइफा बंदरगाह पहुंच गए थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद पहली बार वो यहां सार्वजनिक तौर पर देखे गए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोटो भी साझा किया। 1 फरवरी 2023 को अडानी कंपनी ने अपने एफपीओ वापस ले लिए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ लिखा है वो भी जरा आप देख लीजिए। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बुधवार को एफपीओ की बिक्री बंद होनी थी, लेकिन उसी दिन इसे रद्द कर दिया गया। रद्द होने से पहले एफपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो चुका था और अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़ी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जैसे सरकारी संस्थाओं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में वाले फंड्स ने इसे निवेश किया था। बर्नहार्ड वार्नर ने न्यूयॉर्क टाइम्स में यह लिखा है कि हिंडनबर्ग एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग निवेशक कंपनी है जिसका दावा है कि वो ऐसी कंपनियों को निशाना बनाती है जिन पर उन्हें धांधली का शक होता है और उनके फर्जीवाड़े को सामने लाकर रख देती है। रिपोर्ट के अनुसार, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों, तो जब शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत हो जाती है तो शॉर्ट सेलर्स इसका फायदा उठाते हैं। वार्नर लिखते हैं कि हिंडनबर्ग अब तक 30 कंपनियों को अपना निशाना बना चुकी है जहां पर फर्जीवाड़ा होता है और वो 30 कंपनी डूब चुकी है। इनमें इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी निकोला भी शामिल है। हिंडनबर्ग ने कंपनी में धांधली से जुड़ी सबूत सामने रखे थे, जिसके बाद ये फर्म चर्चा में आई थी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद निकोला के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन पर मुकदमा चला और उन्होंने निवेशकों के साथ धोखा करने का दोषी करार पाया गया। 2022 अक्टूबर में उन्हें कार्यकारी चेयरमैन के पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। तो वॉशिंगटन पोस्ट अपनी रिपोर्ट में अडानी के बचाव में सामने आए अरबपतियों की खबर पर लिखता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब अरबपतियों का भाईचारा दिख रहा है। जब एक मुश्किल में फंसता है तो दूसरा उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा देता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अबू धाबी की कंपनी ने अडानी में 40 करोड़ रुपए के निवेशक का ऐलान किया था, लेकिन ये कंपनी पहले भी अडानी में निवेश करती रही है, लेकिन इस बार आखिरी घड़ी में भारत के अरबपति भी अडानी की मदद के लिए सामने आए हैं। इनमें स्टील कंपनी JSW के मालिक सज्जन जिंदल, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल जैसे नाम शुमार थे। आगे इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट में कि असल संदेश आ रहा है कि अडानी के बचाव में आए अरबपतियों से इसके पीछे की कारण क्या हो सकती है ये नहीं पता। अडानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से उन्होंने कभी किसी तरीके का फेवर नहीं लिया, लेकिन उनके साथ अडानी की नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अडानी और मोदी जी साथ में खिंचवाते हुए नजर आए हैं। अमीर लोग सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाकर चलना चाहते हैं।
जो बात परेशान करने वाली है वो ये है, ऐसा लगता है कि अडानी के बचाव में कुछ अरबपति सामने आए हैं और उन्हें शायद ये लगता है कि लंबे वक्त में उनके हितों की रक्षा करने का रास्ता वो विदेशी एजेंसी के हमले से जूझते अपने लोगों की मदद के लिए खड़े हो गए हैं। अब बात करें दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल की, तो ये रिपोर्ट क्या छाप रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था को गति देने और सतत ऊर्जा की तरफ बढ़ाने की मोदी सरकार की योजनाओं में अडानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले एक दशक में गौतम अडानी सतत ऊर्जा के क्षेत्र में 70 अरब डॉलर के निवेशक की बात कर चुके हैं। वो सोलर सेल, विंड टरबाइन बनाने वाली 3 कंपनियां बनाने और देश के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में सोलर फार्म बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी के एफपीओ में लंदन की कंपनी का भारतीय शाखा अलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भारत की एक ब्रोकरेज कंपनी मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के नाम गारंटर के तौर पर दिए गए हैं। इनमें से अलारा कैपिटल के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के पास अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड समेत अडानी की दूसरी कंपनियों के करीब 3 अरब डॉलर के शेयर है। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोप है कि भारतीय नियामकों की नजर से बचकर स्टॉक जमा करने के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल किया जाता था। वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से ही मोनार्क नेटवर्क कैपिटल में कुछ हिस्सेदारी अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की भी है। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट में जॉन हयात लिखते हैं कि अलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्क का नाम इस मामले में जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या एफपीओ के 20,000 करोड़ के टारगेट का पूरा करने में अडानी के निजी फंड्स का भी इस्तेमाल हुआ है। फोर्ब्स आगे इस आर्टिकल में लिखता है कि सिटी ग्रुप में पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर टिम बकले कहते हैं अडानी इस मामले को केवल एक ही तरीके से सुलझा सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि किसने कितने शेयर्स खरीदे हैं। वहीं द गार्जियन अपने आर्टिकल में लिखता है कि एफपीओ के रद्द होने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में क्राइमिकल कोयले की खान और रेल परियोजना चलाने वाली ये कंपनी अपना कर्ज कैसे चुकाएगी। गार्जियन ने ब्लूमबर्ग के हवाले से ये आर्टिकल छापते हुए लिखा है कि बैंक अब कंपनी के अस्थायित्व को लेकर चिंतित है और क्रेडिट स्विस अब कोलेटरल के तौर पर अडानी के बॉन्ड स्वीकार नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के जारी किए गए बॉन्ड्स का मूल्य बेहद कम हो गया है दोस्तों, और कंपनी के सामने बड़ी और कड़ी मुश्किल मुंह बाए खड़ी हुई है। निकोई एशिया ने रिचर्ड्स कंपनी जेफरीज के हवाले से लिखा है कि वित्त साल मार्च 2022 के खत्म होने तक अडानी के ऊपर कुल 1.16 ट्रिलियन यानी कि 1600 अरब रुपए का कर्ज हो चुका है। इनमें से सबसे अधिक 900 अरब से 1200 अरब तक का कर्ज अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स पर है। निकोई की रिपोर्ट के अनुसार एफपीओ से जो पैसा मिलता है उसका आधा कंपनी के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट सुविधाओं और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के विकास के इस्तेमाल में होना था, जबकि उसके 20% का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में कर दिया जाना था। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि समूह के काम करने के तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। जालसाजी फ्रॉड का आरोप लगाया था। अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम की यह रिपोर्ट 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की तरफ से प्रकाशित की जाती है। इसके 2 दिन बाद भारतीय शेयर बाजार में मानो उथल पुथल सा देखने को मिलता है। कंपनी अपना अब तक का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ सेकेंडरी शेयर यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करने वाली थी, लेकिन उसको रद्द कर देती है। रिपोर्ट में अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप से 88 सवाल भी पूछे गए थे, जिसमें से कई बेहद गंभीर सवाल थे और सीधे सीधे अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निशाना साधते हैं। अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और चुनिंदा गलत जानकारी पेश करने को कहा, और यही नहीं, कंपनी ने इसे भारत और भारतीय संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनकी गुणवत्ता और उनकी ईमानदारी पर सोची समझी साजिश करार दे दी। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही अडानी ग्रुप के निवेशकों में खलबली मच गई और ग्रुप के शेयरों पर बिकवाल हावी होते हुए नजर आए, और देखते ही देखते अडानी ग्रुप के निवेशकों और प्रमोटर्स को लाखों करोड़ रुपए की बाजार पूंजी स्वाह होते हुए नजर आई है। और यही स्थिति आज 9वें दिन भी बरकरार है। जिस तरीके से अडानी के शेयर्स कमजोर हो रहे हैं वो लगातार आपके सामने हम खबर दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जी हाँ, जिस तरीके से विदेशी मीडियाओं में कवरेज दिया गया है
वो शायद हमारी देश की मीडिया ने प्रमुखता से छापी होती तो बात कुछ अलग होता। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों कि हमारी गोदी मीडिया गोद में बैठने के अलावा और कुछ नहीं करती है। सिर्फ चाटुकारिता ही उनका काम है और वो चाटुकारिता पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।